क्या हम एक मॉडर्न एलियन के दिमाग में रहते हैं? क्या हम सचमुच ईश्वर के मन का हिस्सा हैं? क्या हमारा ब्रह्मांड जीवित है? मेरा मतलब है, हमारे ब्रह्मांड पर एक नजर डालें। यह किसी प्राणी के मस्तिष्क की कोशिकाओं के साथ कितना घुल मिल जाता है। समान संरचनाएं, समान संबंध और समान गतिविधियां जो भौतिकी के समान नियमों और नियमों के अनुसार चल रही हैं। खैर, यह कोई काल्पनिक कल्पना नहीं है, बल्कि यह कुछ बहुत सक्षम वैज्ञानिकों द्वारा प्रकाशित एक अट्रैक्टिव वैज्ञानिक खोज है। साल 2020 में एस्ट्रोफिजिसिस्ट फ्रैंको वाजा और न्यूरोसर्जन अल्बर्टो फेलेट्टी हमारे दिमाग के दो हिस्सों सेरिबेलम और सेरिब्रम पर एक प्रयोग कर रहे थे। इस प्रयोग के दौरान जब उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से मस्तिष्क के नमूनों को झूम किया तो उन्हें अचानक कुछ ऐसा मिला जो काफी परिचित लग रहा था, लेकिन अपने आप में काफी अजीब था। उन्होंने देखा कि 40x मैग्निफिकेशन पर मस्तिष्क में जो संरचनाएं दिखाई दे रही थीं, वे पूरी तरह से ब्रह्मांड से जुड़ी हुई थीं, जिन्हें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा खींचा गया था। अब ऐसा लगता है कि वे निश्चित रूप से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसका क्या मतलब है? हमारा ब्रह्मांड एक उन्नत प्राणी का बहुत बड़ा मस्तिष्क है। खैर, कुछ ही मिनटों में आपको पता चल जाएगा कि उस शोध ने क्या किया है। लेकिन फिलहाल अगर वैज्ञानिकों को कभी पता ही नहीं चला कि ब्रह्मांड एक विशाल मस्तिष्क है, तो भी ध्यान रखें, बहुत जल्द वे इसे एक जीवित मस्तिष्क में बदलने में सक्षम होंगे, क्योंकि हमारे वैज्ञानिक ऐसे नैनोबॉट्स पर काम कर रहे हैं जो 20 महीने में पूरी धरती को निगल सकते हैं और कुछ ही वर्षों में संपूर्ण ब्रह्मांड। यह अट्रैक्टिव है, लेकिन क्या यह कुछ ऐसा है जिससे हम इंसान डरते हैं, या ये मानवता की बहुत बड़ी उपलब्धि है? और वास्तव में नैनोबॉट क्या है, इसे हम कहानी में विस्तार से समझेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले चीजें, आइए देखें कि इन दोनों शोधकर्ताओं के मन में और ब्रह्मांड में क्या है। आइए देखें कि इन दोनों शोधकर्ताओं के मन में और ब्रह्मांड में क्या है। आइए देखें कि इन दोनों शोधकर्ताओं के मन में और ब्रह्मांड में क्या है। तो वासा और फेलेट्टी का प्रयोग काफी सरल था। उन्होंने 3 बुनियादी मापदंडों पर हमारे मस्तिष्क और ब्रह्मांड के बीच समानता की जांच की। पहली प्रकटन, दूसरा संरचना और तीसरा रचना। तो सबसे पहले जब उन्होंने ब्रह्मांड और मस्तिष्क की तुलना की तो उन्हें ब्रह्मांड में कोई समानता नहीं दिखी। लेकिन फिर जिज्ञासावश उन्होंने सोचा, हम मस्तिष्क की इन स्ट्रक्चर्स को माइक्रोस्कोप में बड़ा क्यों नहीं करते? आइए देखें कि पैटर्न कैसे दिखते हैं। और फिर जैसे ही उन्होंने बड़ा किया, उन्होंने यह देखा, मस्तिष्क के नमूनों में ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं जैसे छोटे छोटे बिंदु थे, यानी मस्तिष्क के नमूने और ब्रह्मांड की तस्वीरें। लेकिन थोड़ा झूम करने पर उन्हें समानताएं नजर आने लगीं, और आखिरकार जब उन्होंने इन नमूनों को झूम किया अपने अधिकतम मैग्निफिकेशन तक, तब वे समानताएं देखने में सक्षम हुए। वे सचमुच सदमे में थे, क्योंकि इस बिंदु पर उन्होंने उन रेखाओं को भी देखना शुरू कर दिया जो उन बिंदुओं को दोनों नमूनों में छोटे बिंदुओं से जोड़ती हैं, बिल्कुल ब्रह्मांड की छवि की तरह। तो एक बार फिर, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, हमारा मस्तिष्क और ब्रह्मांड दोनों संरचना के रेफरेंस में काफी समान दिखते हैं। और इसलिए पहले पैरामीटर पर टिक करने के बाद अब उनके दूसरे पैरामीटर की जांच करने का समय आ गया है। और इस जांच का नतीजा कुछ ऐसा निकला जिसकी शायद उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने देखा कि एवरेज मस्तिष्क का एक न्यूरॉन अपने बगल के 4 न्यूरॉन से जुड़ा होता है, और एवरेज ब्रह्मांड में एक आकाशगंगा अपने बगल की 5 आकाशगंगाओं से भी जुड़ी होती है। ये तो पागलपन था। सूक्ष्म स्तर पर उनकी संरचना में इतनी अमेजिंग समानता थी। ये दोनों पैरामीटर इस ओर इशारा कर रहे थे कि ब्रह्मांड वास्तव में एक मस्तिष्क हो सकता है। लेकिन इसे और अधिक स्पष्ट करने के लिए उन्होंने उनकी तुलना उनके अंतिम पैरामीटर पर भी करना शुरू कर दिया। इसमें उन्होंने सबसे पहले दोनों में मौजूद वस्तुओं की संख्या की तुलना की, और उनकी गणना के अनुसार मस्तिष्क में 61 अरब न्यूरॉन्स हैं और ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। और अब मुझे पता है कि यह बहुत अंतर लग सकता है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि मस्तिष्क में 65 अरब न्यूरॉन्स हैं, इसमें 30% मास है, और ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। आपने सही अनुमान लगाया, ब्रह्मांड में 30% मास है, और अभी यह समाप्त नहीं हुआ है।
ये समानताएं यहीं खत्म नहीं होती। इन न्यूरॉन्स की शेष 70% मास संरचना भी समान है। मेरा मतलब है, दोनों संस्थाएं यानी मस्तिष्क और ब्रह्मांड ऐसे निष्क्रिय पदार्थों से बने हैं और अभी यह समाप्त नहीं हुआ है। ये समानताएं यहीं खत्म नहीं होती। इन न्यूरॉन्स की शेष 70% मास संरचना भी समान है। मेरा मतलब है, दोनों संस्थाएं यानी मस्तिष्क और ब्रह्मांड ऐसे निष्क्रिय पदार्थों से बने हैं जो अपने आसपास की किसी भी चीज से बातचीत नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए, मस्तिष्क के मामले में वह पदार्थ पानी है और ब्रह्मांड के मामले में वह पदार्थ डार्क एनर्जी है। लेकिन दोस्तों, थोड़ा रुकिए। क्या हम संरचनात्मक समानता के आधार पर ब्रह्मांड को मस्तिष्क की प्रतिकृति कह सकते हैं? क्योंकि मस्तिष्क का प्रमुख कार्य सोचना है, तो क्या हमारा ब्रह्मांड भी सोच सकता है? क्या हमारा ब्रह्मांड जीवित है? यदि हाँ, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो देखिए, जब एटॉम स्तर पर न्यूरॉन्स में उथल पुथल मचती है, तो वे उससे प्रभावित हो जाते हैं और बेतरतीब ढंग से काम करना शुरू कर देते हैं। इस क्रिया के दौरान वे अपने आसपास के न्यूरॉन्स पर भी प्रभाव डालते हैं, जिससे उन सभी न्यूरॉन्स के बीच एक संबंध बनता है और वह कनेक्शन विचारों को जन्म देता है मस्तिष्क में। ठीक इसी तरह जब आकाश गंगा में गृह तारे और क्षुद्र ग्रह किसी अन्य ग्रह या तारे से टकराते हैं या ग्रेविटी के कारण संपर्क करते हैं, तो उनकी रैंडम गतिविधियों के कारण उनके आसपास की चीजें भी प्रभावित होती हैं और ये अंतःक्रियाएं पूरी आकाश गंगा के ग्रेविटी को प्रभावित करती हैं, जो बदले में इसकी मदद से अन्य आकाश गंगाओं के साथ संचार करती हैं। और यही वह समय होता है जब ब्रह्मांड में कोई घटना निर्मित होती है, बिल्कुल हमारे दिमाग में एक विचार की तरह। तो क्या ये सार्वभौमिक घटनाएं वास्तव में ब्रह्मांड के विचार हैं? अब न्यूरॉन्स में होने वाली अंतःक्रियाओं के कारण यदि मस्तिष्क जीवित हो सकता है, तो क्या हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड भी आकाश गंगाओं में होने वाली अंतःक्रियाओं के कारण जीवित है? खैर, यह एक दिलचस्प विचार है ना? अब सिर्फ इसलिए कि हमारे पास इस सवाल का जवाब नहीं है, शायद आपको भी लग रहा होगा कि यह कॉन्सेप्ट बेहद मूर्खतापूर्ण है। लेकिन आपको बता दें, वैज्ञानिकों के ऐसे अजीब और मूर्खतापूर्ण विचार रखने का एक बड़ा कारण है, यानी ब्रह्मांड के मस्तिष्क की वजह से ही भौतिकी की लंबे समय से चली आ रही कई। खैर, यह एक दिलचस्प विचार है ना? अब सिर्फ इसलिए कि हमारे पास इस सवाल का जवाब नहीं है, शायद आपको भी लग रहा होगा कि यह कॉन्सेप्ट बेहद मूर्खतापूर्ण है। लेकिन आपको बता दें, वैज्ञानिकों के ऐसे अजीब और मूर्खतापूर्ण विचार रखने का एक बड़ा कारण है, यानी ब्रह्मांड के मस्तिष्क की वजह से ही भौतिकी की लंबे समय से चली आ रही कई समस्याओं का समाधान संभव हो सका है। इसमें सबसे बड़ी समस्या क्वांटम भौतिकी और शास्त्रीय भौतिकी के बीच संबंध खोजना शामिल है। तो आइंस्टीन की सापेक्षता ब्लैक होल और आकाशगंगाओं जैसी बड़ी वस्तुओं के व्यवहार की भविष्यवाणी करती है, और क्वांटम यांत्रिकी इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉन, क्वार्क और एटमों जैसी छोटी वस्तुओं के व्यवहार की भविष्यवाणी करती है। दोनों सिद्धांत अपने डोमेन के बाहर पूरी तरह से बेकार हैं, और वैज्ञानिक अभी तक ऐसा कोई सिद्धांत या समीकरण नहीं ढूंढ पाए हैं जो प्रोटॉन से लेकर आकाश गंगाओं तक सभी वस्तुओं के व्यवहार की भविष्यवाणी कर सके। और इस मामले में यदि हम ब्रह्मांड को एक मस्तिष्क मानते हैं, तो हम इन दो समीकरणों के साथ इसमें वस्तुओं के व्यवहार का वर्णन कर सकते हैं। और यहीं यह और अधिक दिलचस्प हो जाता है। ये दोनों समीकरण एक दूसरे के विपरीत होते हुए भी कुछ विशेष परिस्थितियों में दोनों समान परिणाम देते हैं। अर्थात यदि ब्रह्मांड एक मस्तिष्क है, तो हम प्रोटॉन से लेकर आकाशगंगाओं तक सभी वस्तुओं के व्यवहार की भविष्यवाणी कर सकते हैं, और हम एक ही समीकरण से सभी वस्तुओं के व्यवहार को समझ सकते हैं। अब क्या आपको कुछ याद है? हर चीज के सिद्धांत के लिए हम लंबे समय से एक ही समीकरण की तलाश में हैं। एक समीकरण जो संपूर्ण ब्रह्मांड का वर्णन कर सकता है। इसके अलावा आज हमारे ब्रह्मांड में 26 भौतिक स्थिरांक हैं, जिनकी सही मात्रा के कारण ही हमारा ब्रह्मांड बन सका है और स्थिर हो सका है। उदाहरण के लिए ग्रेविटी स्थिरांक को लें। यदि इसका मान थोड़ा भी अधिक या कम होता, तो हमारा ब्रह्मांड कभी नहीं बन पाता। और 1961 में खगोल वैज्ञानिक रॉबर्ट डिकी ने इसे सिद्ध कर दिखाया है। तो इसका मतलब यह बिल्कुल स्पष्ट है,
ब्रह्मांड को मस्तिष्क की प्रतिकृति समझने से कई बातें समझ में आने लगती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, जहां वैज्ञानिकों का एक समूह इसका समर्थन कर रहा है, वहीं दूसरी लॉबी है जो इसे पूरी तरह बकवास मानती है। उन्हें लगता है कि यह सिर्फ हमारा पुष्टिकरण पूर्वाग्रह है, जो हमें वही दिखा रहा है जो हम चाहते हैं देखना। क्योंकि लुडविग बोल्टेजमैन के अनुसार हम जो कुछ भी देखते हैं वह मात्र एक भ्रम है। जैसे इस क्लिप को देखें। इस क्लिप में दिखाई गई संरचना एक फिक्स्ड एंगल पर एक चेहरा बनाती है। अगर हम इसे थोड़ा घुमाएं तो आप देख सकते हैं कि यह लकड़ी की एक बेतरतीब संरचना है। ऐसे ही मैंने आपको जो पहली छवि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की दिखाई थी, वह भी वैसी ही हो सकती है। जैसे ही हम यहाँ अपना नजरिया बदलेंगे तो इन तस्वीरों में दिख रही आकाशगंगाओं की व्यवस्था भी बदल जाएगी। अब मान लेते हैं कि इसमें हमारे मस्तिष्क को धोखा नहीं दिया गया है और ब्रह्मांड वास्तव में एक जीवित मस्तिष्क है, तो इस कॉन्सेप्ट में भी अभी भी एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे मस्तिष्क का आकार 140 मिमी है और उसमें विद्युत सिग्नल या सूचना 100 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। यानी हमारे मामले में एक विचार तुरंत उत्पन्न होता है। अब यदि हम इसी बात को ब्रह्मांड पर लागू करें तो अवलोकनीय ब्रह्मांड का आकार 13 अरब प्रकाश वर्ष है और इसमें सूचना 3 × 10 की गति से बढ़कर 8 मीटर प्रति सेकंड की शक्ति तक यात्रा करती है। यानी हमारे मस्तिष्क की तुलना में ब्रह्मांड में एक विचार उत्पन्न होने में दसियों अरब वर्ष लगेंगे, जबकि इस ब्रह्मांड की आयु 1306 अरब वर्ष है। और इसीलिए दोस्तों, इससे पहले कि हम वास्तव में यह निष्कर्ष निकाल सकें कि हाँ, ब्रह्मांड वास्तव में एक मस्तिष्क है, हमें कुछ और ठोस प्रमाण की आवश्यकता होगी। और वैज्ञानिक अभी भी इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट ने कल्पना के द्वार खोल दिए हैं, बिल्कुल सिमुलेशन सिद्धांत की तरह, जो दावा करता है कि हमारा ब्रह्मांड एक उन्नत एलियन प्रजाति द्वारा बनाया गया अनुकरण है। अब मैंने पहले ही इस पर एक विस्तृत वीडियो बना लिया है, जिसे आप आसानी से YouTube पर खोजकर देख सकते हैं। लेकिन सिमुलेशन और मस्तिष्क के बारे में बात करते हुए आप जानते हैं, जिस गति से मानव प्रौद्योगिकी आज आगे बढ़ रही है, हम पूरे ब्रह्मांड को एक विशाल मस्तिष्क बनाने की शक्ति रखेंगे। आपका स्वागत है नैनोबॉट्स। एक कंप्यूटर इंजीनियर बिल जॉय के अनुसार 2030 तक नैनोबॉट बनाए जाएंगे जो खुद की प्रतिकृति बना सकते हैं और बना सकते हैं कई नैनोबॉट्स अपने जैसे। और यदि वे किसी गलत व्यक्ति के हाथ में पड़ जाएं, तो संभावित रूप से संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट कर सकते हैं। आप यह जानकर चौंक जाएंगे कि ऐसे नैनोबॉट्स 2030 तो छोड़िए, 2020 में ही बनाए जा चुके हैं। दरअसल साल 2020 में कुछ विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने मेंढक की कुछ स्टेम कोशिकाएं लीं और उन्हें AI में मदद करने के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने उन्हें उपयुक्त वातावरण में विकसित करने के लिए संशोधित किया। कुछ दिनों के बाद जब उन्होंने उन कोशिकाओं को सामान्य कोशिकाओं के साथ माइक्रोस्कोप से देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि AI संशोधित कोशिकाएं अपने आसपास की सामान्य कोशिकाओं को खा रही हैं और अपने जैसी अन्य AI संशोधित कोशिकाएं बना रही हैं। अब अगर हम इस व्यवहार पर विचार करें कि ये नैनोबॉट्स 1 मिनट में एक नया नैनोबॉट बना रहे हैं, तो इस धीमी गति से भी वे केवल 20 महीनों में पूरी पृथ्वी पर कब्जा कर सकते हैं और वे चेतना और बुद्धि का एक नेटवर्क बना सकते हैं, जो आकाश गंगाओं, समूहों और अंततः पूरे ब्रह्मांड तक विस्तारित होता रहेगा। और फिर उस समय यदि कोई हमारे ब्रह्मांड को देखता है तो उसे लगेगा कि यह एक बड़ा जीवित सक्रिय मस्तिष्क है और एलन मस्क की AI धमकी सच साबित होगी। मेरे शब्दों को अंकित कर लो, AI एटम हथियारों से कहीं अधिक खतरनाक है। तो निश्चित रूप से इस तकनीक का उपयोग गलत लोगों द्वारा गलती से नहीं किया जाना चाहिए। यही हमारी एकमात्र आशा होगी। लेकिन फिलहाल हमारे पास केवल एक ही सवाल बचा है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या हमारा ब्रह्मांड वास्तव में एक उन्नत प्राणी का मस्तिष्क है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि हर दिन ब्रह्मांड को लेकर कई नई नई परिकल्पनाएं सामने आती रहती हैं, जिनका पता लगाने के लिए लोग हमेशा प्रयासरत रहते हैं।